हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले जो हिंदी का 10th क्लास का बुक है उसका 5वां लेसन गोवा जैसे मैंने देखा। आपने गोवा के बारे में सुना ही होगा। वैसे ही इसमें जो लेखक है विनय शर्मा जी, वो अपना अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि जब मैं गोवा गया था तब मैंने गोवा में ये देखा, और वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो लोगों से शेयर करना चाहते हैं इस जो कहानी है इसके माध्यम से। और जो गोवा जैसे मैंने देखा, इसके जो लेखक है वो है विनय शर्मा जी। और उनका परिचय इस प्रकार है कि उनका जन्म 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। वह विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहता था। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती थी। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं। और उनकी कृतियां कुछ इस प्रकार थी कि आनंद का उद्गम, अमरकंटक, ललित निबंध, चित्र की परीक्षा, ये एक व्यंग्य था, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बटूर में कुछ दिन, यात्रा वृत्तांत आदि। यानी जो जितनी भी वो यात्राएं करते थे या फिर यहाँ वहां वो जाते थे उनके बारे में वो लेखन किया करते थे। जैसे कोई अपना एक्सपीरियंस साझा करता है कि हम लोग यहाँ पे गए थे, हमने यहाँ पे ये किया, हमने यहाँ पे ये चीजें देखी। उसी प्रकार जो विनय शर्मा जी थे वह जब गोवा गए थे तो उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया और वो अपना एक्सपीरियंस सभी के साथ साझा करते हैं। हम जो उन्होंने जो एक्सपीरियंस साझा किया है वो हम पढ़ते हैं। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरांगित हो उठता है। और हो भी क्यों ना, यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटन खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा प्रदेश राज्य प्रत्येक पर्यटक की दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। यानी जो लेखक थे वैसे ही कहते हैं कि गोवा का नाम सुनते ही लोगों में एक अलग सा उत्साह आ जाता है कि वाह, गोवा हम जाएंगे और वहां पे ये करेंगे, यहाँ बीच जाएंगे, वो बीच जाएंगे, हम ये करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वाटर राइड करेंगे, समुद्र में घूमेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। ये सब सोचते हुए जो लेखक थे उन्होंने इसका प्लान बनाया। और वह जो मध्य प्रदेश में रहने वाले जो लेखक थे वो वहां से गोवा के लिए रवाना हो गए। और उनके साथ खंडवा में जो उनके साड़ू साहब थे वो भी अपने परिवार के साथ उनमें शामिल हो गए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मंडगांव रुकी तो सुबह का जो उजास था हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंके से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी जो थकान थी वह मिट सी गई थी। मैं सोचने लगा कि पर्यटक का ही अपना ही पसंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं को जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है पर्यटन ही है। बदलते हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है और शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। यानी इसमें लेखक बताते हैं कि वो अपनी यात्रा का पूरे अच्छे से विस्तार से वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम लोग गोवा के लिए 23 नवंबर को गोवा एक्सप्रेस से निकले और मंडगांव वो गोवा एक्सप्रेस जाके रुकी। हम लोग ने वहां उतरे और एक अलग सा एहसास अनुभव किया। हमने एक टैक्सी पकड़ी और टैक्सी से और आगे जाने के लिए हमने उसका चयन किया। और वो भी बताते हैं कि जो अगर इंसान को अगर कहीं रिलैक्स करना है और अपने आप को एकदम थोड़ा आराम देना है तो सबसे अच्छा जरिया है पर्यटन, यानी कहीं बाहर जाना और अपने आप को रिलैक्स करना, विश्राम देना, यही सबसे अच्छा आनंद है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मंडगांव के पास किसी दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बैनेलियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यहाँ रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसीलिए औपचारिक खाना पूर्ति हम कर आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले मैंने अपने आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दी। दरअसल गोवा राज्य में 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है और तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उष्ण या हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है।
अभी में जो लेखक है वो बताते हैं कि हम लोग जो टैक्सी पकड़ ली हमने मंडगांव से उतरने के बाद, हमने वहां से कुछ दूर 5 किलोमीटर दूरी पर जाकर हमने एक बैलेनियम रिसोर्ट में आकर हम रुक गए और वहां पे हमने पहले से ही जो रूम थे वो बुक कर लिए थे और जो थोड़ी बहुत औपचारिकता थी वो भी हमने पूरी कर ली। और वो थोड़ी जनरल नॉलेज देते हुए बताते हैं कि जो गोवा है इसकी दो खास बातें हैं कि ये दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा में बटा हुआ है और इसकी जो राजधानी है पणजी वह एक मांडवी नदी के किनारे बसी है और ये वर्ष भर पानी से भरी रहती है और यहाँ पे मुंबई इतनी उमस नहीं है और मुंबई में जो हमारा शरीर एकदम चिपचिपा हो जाता है वो यहाँ पे नहीं होता और यहाँ पे जो हरियाली है वो भी मुंबई से काफी ज्यादा है। ये तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीलों तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद ये अपने एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए हैं। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेलेनियम बीच की ओर चले। आप भी चले क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेलेनियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट के बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर की थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद यह दूरी जो थी वह नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी तो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसीलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठाकर भाग रहे थे। खूबसूरत समुद्र देखते ही उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती और वे दूसरी लहर आने से पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए और मानो इस लहर कह रही थी कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य है। और जिस प्रकार इसमें कहा गया है कि जो लेखक थे, जो उनके साथ साधु साहब थे, उनकी फैमिली थी, वह गोवा घूमने के लिए बहुत सी उत्साहित थे। वह होटल में रुकने के बाद वह दूसरे दिन वहां से वो निकले और बेलेनियम बीच चले गए। वहां पे उन्होंने जो सफेद रेत थी उसका उन्होंने बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया और वहां पे वो जाते ही उन्होंने एक अलग सा अनुभव किया। वह अरब सागर के से अपने आप को अरब सागर को देखने के लिए वो एकदम उत्साहित हो गए थे। वह जल्दी से जल्दी अरब सागर को देखना चाहते थे। वह धीरे धीरे चल के वह अरब समुद्र किनारे जा रहे थे। उनकी जो 1 किलोमीटर की दूरी थी उनके जल्दी चलने से वो जल्दी पूरी हो गई। उन्होंने जब उसकी आवाज सुनी समुद्र की तो वह भागते भागते उसकी तरफ दौड़े और जैसे ही वो समुद्र में पहुंचे वहां पे उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया और जो उनके बच्चे थे उन्होंने भी समुद्र का आनंद लेना स्टार्ट कर दिया और वो वहां पे अपने रेत के घर बनाते लगे और वो उससे खेलने लगे और ऐसे ही शाम गहरा गई और वो सोचने लगे कि जिंदगी का यही वसूल है कि जिंदगी में जो भी है वो एक न एक दिन खत्म हो जाता है और वो वापस आता है। इसीलिए हमें जीवन को भी ऐसे ही जीना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों के टी 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 की आवाज भी अपना ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो मुस्कुराने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं, सुस्ताने के लिए। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है। मौका मिलते वो इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिलती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी कर उड़ना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र सहाय और भयावह दिखने लगा। अभी इसमें जो लेखक है वो कहते हैं कि हमने इसी तरह जो समुद्र किनारे बैठकर जो समुद्र का आनंद लेना स्टार्ट किया। उसमें हमने पक्षियों की आवाज सुनी, पक्षियों को सुस्ताना देखा और पक्षियों के पीछे जो कुत्तों का भागना देखा। यही सब हम देखने लगे। उसी तरह चंद्रमा भी आ गया और हमने जो समुद्र का एकदम भयावह
रूप भी हमने रात को देखा। यही सब लेखक इसमें बता रहे हैं। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर भी घूमने का मजा ही आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस में जाना मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। यह समस्या हमें पहले से ही पता थी, इसीलिए हम अपने रिसोर्ट के सूट से उपलब्ध किचन से ही भोजन करते थे। यानी वो कहते हैं कि आप अगर गोवा का आनंद लेना चाहते हैं, उसके साथ साथ ही आपको यहाँ पे जो अधिकतर जो भोजन है वो आपको मांसाहारी मिलेगी, और यहाँ पे आपको अगर शाकाहारी भोजन करना है तो आपको बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे प्राप्त होगा, और यहाँ पे जो खाना होता है वो भी बहुत महंगा होता है। ये सब बात वो लेखक अपना अनुभव शेयर करते हुए कहते हैं। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। गोवा से छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहां से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों से पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र में काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच पानी भर गया है। इससे वहां कोई भी अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसीलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। और इसमें जो लेखक है वे कहते हैं कि हमने जो बेनेलियम बीच था उसके बाद हमने अंजुना बीच जाने का निर्णय किया, और वो बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पे बहुत से बीच है, लगभग छोटे बड़े मिलाकर 40 बीच है, और यहाँ पे प्रमुख 7 से 8 ही बीच है। हमने यहाँ पे अंजुना बीच की जो पथरीली और नीले पानी वाली जो बीच थी उसे हमने अनुभव किया, और उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ जो पानी की थपेड़े है उससे पत्थरें कट गई है और उसमें कई होल हो गए हैं। यह उन्हें बताते हुए वह कहते हैं। आगे वह कहते हैं यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरे से सावधान रखने में, दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनेलियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनेलियम बीच रेतीला तथा उथला है। यहाँ मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है। इसका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कोई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यावसायिक की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे, और वो अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि हमने जिस प्रकार जो अंजुना बीच था उसका वर्णन करते हुए कहा, उसी प्रकार वो इन जो बेनेलियम बीच है या अंजुना बीच है उन दोनों का जो डिफरेंस बताते हुए कहते हैं कि जो बेनेलियम बीच है वो रेतीला और उथला है, और ये मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ पर सुबह सुबह जो मछुआरे हैं वो अधिक मात्रा में मछलियां पकड़ते हैं, और ये सब मछलियां वो स्थानीय बाजारों में ही बेच देते हैं। वह इसका निर्यात बिल्कुल भी नहीं करते। इसी विपरीत जो अंजुना बीच है वो गहरा और नीले पानी वाला है, और यहाँ पे जो बॉलीवुड की फिल्में हैं इनका यहाँ पे उनका शूटिंग होता है, और ये दोनों बीच व्यावसायिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर वो आगे कहते हैं कि हमने जो पणजी शहर है वो आगे देखने का हमने निर्णय किया। घूम फिरकर शाम को हम कलिंगड़वुड बीच पहुंचे। यह काफी रतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि ये स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स है, जिनसे कुछ तो हैरत अंदेज है, जिन्हें देखते ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। और उसी प्रकार वो कहते हैं कि हमने पणजी शहर घूमने के बाद शाम को हम कलिंगवुड बीच पहुंचे। वहां पर हमने इसका अनुभव किया कि ये जो बीच है ये गोवा का सबसे लंबा बीच है, 3 से 4 किलोमीटर का, और यहाँ पे बहुत से जो वाटर स्पोर्ट्स है वहां पे है। मैंने भी कई वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लिया। उसमें से जो पैराग्लाइडिंग था वो मेरा एकदम पसंदीदा जो स्पोर्ट्स था, वाटर स्पोर्ट था, वो ऐसा अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं।
काफी ऊंचाई से अतः जल राशि को देखना जितना वैषम्यकारी है उतना ही भयावक भी है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम, यह यानी मैं और तेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का था कि टूट गए तो समझो, और खुशी इस बात का था कि ऐसे रोमांचक दृश्य पहली बार देखा है, सचमुच अद्भुत। यानी जो उनकी पत्नी थे और वो लेखक थे, वह दोनों पैराग्लाइडिंग का अनुभव करते हुए बताते हैं कि जो पैराग्लाइडिंग है वो रस्सियों के सहारे मोटर से बंधी रहती है, यानी एक शिप से बंधी रहती है, और इसमें आप रस्सी के सहारे हवा में उड़ते हैं। और उन्हें यह भी डर था कि यदि रस्सी टूट गई तो क्या होगा, और खुशी इस बात का थी कि ऐसा हो जो रोमांचक उन्होंने पहली बार कभी देखा नहीं। यही अपना अनुभव वो साझा कर रहे थे। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियां देखी, हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने आनंद लिया। अभी वह तीनों बीच घूमने के बाद जो लेखक थे वो एक और बीच पर गए। उस बीच का नाम था कोलवा बीच। वहां पे उन्होंने डॉल्फिन देखी, और वह डॉल्फिन छोटी थी परंतु जो उनके बच्चे थे उन्होंने वहां पे उसका बहुत ही आनंद लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं, और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर में लाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। और लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार देश के अलग अलग राज्यों में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, उसी प्रकार गोवा में भी नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें लड़कियां गरबा का पर्व मनाती है, और यहाँ पे जो रावण का पुतला वह कभी कहीं भी नहीं जलाया जाता है। और यहाँ पे लोग उस दिन अपनी अपनी जो वाहन है उसकी सफाई करते हैं, और जो एक सोने का पत्ता होता है वो उसे देखकर बधाई देते हैं। सब अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद ये भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाए, लेकिन स्थानीय लोग अपनी संस्कृति परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। यानी इतना सब घूमने के बाद भी उन्होंने अलग अलग बीच देखी, अलग अलग सभ्यता का वर्णन किया, अलग अलग सभ्यता में माहौल में वो वहां पे घूमे और वहां का उन्होंने आनंद लिया। फिर भी वो कहते हैं कि गोवा में भले ही इतनी सारी संस्कृति है, परंतु जो हमारी प्राकृतिक संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उसकी जो उंगली है वो अभी भी यहाँ के लोगों ने पकड़ी हुई है, और वो अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से ही अपने आप को ढाले हुए हैं, और उसी के साथ वह आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने उसका जो दामन है वह नहीं छोड़ा है। इसमें कुछ शब्द संसार दिए गए हैं। आबोहवा यानी जलवायु, खाना पूर्ति यानी औपचारिकता पूरी करना, हरितिमा यानी हरियाली, सैलानी यानी सैर सपाट करने वाले और पर्यटक, सुस्वादु यानी स्वादिष्ट, मन तरंगित होना यानी मन उमंग से भरना, निजात पाना यानी मुक्ति पाना, दो चार होना यानी जूझना, जेब ढीली होना, जेब खाली होना, बहुत अधिक पैसे खर्च होना। अगर आपको ये जो कहानी है गोवा जैसे मैंने देखा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।